Welcome back to anthropology classes. I am discussing with you the anthropology sites. Discuss कर रहे हैं हम पैलेलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। जैसे कोट डीजी है, अमरी नाल है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। ये साइट्स में क्या क्या हमें मिला वो हमने लिखना है। मटेरियल कल्चर, आर्टिफैक्ट्स क्या डिस्कवर किया, दैट वी हैव टू राइट डाउन। सो दिस evolution of Indian culture is to be studied by classifying the prehistoric culture into different components that has been elaborated on a large extent. There has been things. Nomadism was practiced by the primitive society. The economy was also primitive. Prehistoric people, they depended upon simple technology, used bows, arrows, harpoons, hand axes, cleavers, axe, adze, sickle to do various works. There are various sites like पांडु कल्चर, जॉर्वे कल्चर, मालवा कल्चर, आहार बालस जोन। यहाँ से हमें tools that we have discovered were made of coppers. People, villages began to emerge. So people lived in villages. Social class differentiation was prevalent in Neolithic period, in Iron Age. This civilization, we see the emergence of early agriculture, then there was start of trade. In mature Harappan phase, trade reached the maximum point. अब इनका ट्रेड किनके साथ था? इनका ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ। सील्स ट्रेड करते थे, ज्वेलरी ट्रेड करते थे। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो राइटिंग ये करते थे, बट इनकी स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। सोसाइटीज सिंपल थी। Religious life was that they buried their dead ancestors. We have found Mother Goddess. We have found figurines of Proto-Shiva. Lothal had artificial dog yard. Loda Dolavira
Kalibangam. We have discovered four horse bones and fire altars. They depict material remains, depicts the cultural life of the people, the social life of the people. Emergence of family, emergence of naturally अब वो फैमिली तो होगी उसमें, बट रिचुअल्स भी प्रैक्टिस करते होंगे, मैरिज रिचुअल्स हो सकता है डिफरेंट हो, बट मैरिज रिचुअल्स होने की संभावना रहती है यहाँ पे। तो आप बात करते हैं सराय नहर राय, मरहाना पहाड़, चुपैनी मैंडो, ये साइट्स हैं। निवासिन कल्चर मिडिल पैलेolithic पीरियड का साइट्स हैं। देन बेलन वैली, चिरान, रैनीगुंटा, चिंतामणि, गवी, ये सारे अपर पैलेolithic साइट्स हैं। मेसोलिथिक साइट्स में मैंने आपको बताया कि क्या था, लंजनाथ है, देन सराय नहराई, बुरहाना पहाड़, चुपैनी मैंडो, शोरपुर डोब, तेरी साइट्स। नियोलिथिक कल्चर में बेलन वैली है, चिरान कल्चर है, बिराना कल्चर है, डाउजली हेडिंग्स है। तो ये नियोलिथिक पीरियड्स की साइट्स हैं। कोडिजी है, अमरी नाल है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, देन लोथल है, कालीबंगम है, सुटका जेंडर है। तो सोशल लाइफ भी दिखती है यहाँ पे, पॉलिटिकल लाइफ भी दिखती है, रिलीजियस लाइफ भी दिखती है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो ट्रेड यहाँ पे फ्लॉरिश कर रहा था। एविडेंसेस हमें मिलते हैं अर्ली एग्रीकल्चर के, प्री हड़प्पन साइट्स में। मेच्योर हड़प्पन फेज में हम डिक्लाइनिंग हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, फिर रूरल लाइफ में आ जाते हैं लोग। तो पीपल belonging to Neolithic period, people of Mesolithic period, they had craftsmanship was there. So culture was prevalent over there. So एसडी सनकालिया, रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने पैलेolithic आर्कियोलॉजी पे काम किया। एच जी टेरा पैटरसन ने जेल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन करके सोन वैली की एग्जीबिशन की। वीएन मिश्रा ने साइट स्टडी की। वीएस वकानकर ने भीमबेटका साइट्स एग्जिबिट किया। ए घोष ने साइट्स को एग्जिबिट किया। तो इन्होंने अपने अपने एरियाज में काम करके इन्होंने एक्सप्लेन की साइट्स के बारे में। तो चीज़ों को
अंडरस्टैंड करने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, इंडियन ट्राइबल्स की, ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ते हैं। तो ये एक कोर टॉपिक है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया। तो ट्राइब है क्या, बेसिकली एक ग्रुप है जिसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, टेरिटोरियल आइडेंटिटी है। सो अब सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के मुताबिक कम से कम 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और कम से कम 8.6% टोटल पॉपुलेशन में ट्राइब्स की परसेंटेज 8.6 है। तो अब ट्राइबल की सिचुएशन में हम देखते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस ये बोली जाती है इनमें, तो रीजन्स में ये प्रेजेंट है, अडेप्टिबिलिटी में डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकली में डाइवर्सिटी है, सोशल इकोनॉमिकली में डाइवर्सिटी है। अब बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करें तो बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करें, बायोजेनेटिक जेनेटिक मीन्स तो डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमें ट्राइब्स में दिखती है। तो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन भी हमें ट्राइब्स में दिखती है। तो अब ये वेरिएशन जैसे बायोलॉजिकली भी बात करें, जेनेटिकली भी बात करें, तो इसका कारण ये है कि अलग अलग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इनको अडेप्टेशन करना होता है, माइग्रेशन पे ये डिपेंड करती है। तो ये कारण है बहुत सारे इनमें, ठीक है। अब रेशियल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो अब देखा जाए कि रेशियल एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स एक ही चीज है, तो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। हमें नेग्रिटो एलिमेंट एक बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है। तो स्किन जो है डार्क स्किन होती है, शॉर्ट स्टेचर है, अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं, प्रोटो एस्ट्रोइड है, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं, इनकी भी डार्क कंप्लेक्शन है, मीडियम हाइट के हैं, नोज ब्रॉड है, मंगोलॉइड है, ये येलो स्किन्ड है, फेयर कंप्लेक्शन है, स्ट्रेट हेयर है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हिमालयन रीजन के जो ट्राइब्स हैं उनको मंगोलॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉर्डिक एलिमेंट्स की बात करें, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के जो ट्राइब्स हैं जैसे टॉल है, फेयर है, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स, मेडिटेरेनियन है। तो पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, तो लाइट ब्राउन स्किन है, डार्क कंप्लेक्शन लाइट ब्राउन स्किन है, स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, लॉन्ग हेयर्स है। हेयर कैसे हैं इनके, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रेशियल एलिमेंट्स आपको देखते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आपको इंडियन पॉपुलेशन में देखते हैं, क्योंकि ये कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल अडेप्टेशन थी इनकी, माइग्रेशन पैटर्न इस पे प्ले करता है, एंडोगैमी थी इनमें, अपने ही ग्रुप में ये शादियां करते थे,
तो यही कारण था कि डाइवर्सिटी इनमें आती है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स हैं, वो आपको वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात के जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको मिलते हैं। तो लाइट ब्राउन स्किन कलर है, लॉन्ग फेस है, स्ट्रेट हेयर है। जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं वो ब्रॉड नोज है, येलो स्किन्ड हैं। तो ये कुछ डार्क स्टेचर के हैं, शॉर्ट स्टेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन के हैं। तो नॉर्डिक जो है फेयर कंप्लेक्शन के हैं, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में जो रह रहे हैं, टाल हैं, फेयर हैं, लॉन्ग हेडेड हैं। ठीक है। तो ब्रॉड नोस है, प्रोटोस्टोलॉइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड, ब्राचिसेफल्स। तो अब जो इसमें हम देखते हैं कि रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है इसमें, हम इसमें देखते हैं कि बायोकल्चरल अडेप्टेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको कैटेगराइजेशन करते हैं। तो अब बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अडेप्टेशन की बात करें, रेशियल एलिमेंट्स की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, तो जेनेटिक स्टडीज की बात करें तो बहुत सारी जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मदर से आता है, वाई डीएनए, वाई क्रोमोसोम्स जो है वो फादर साइड से आते हैं। ओके। इन चीजों को तो कैसे जेनेटिकली, बायोलॉजिकली हम देखते हैं कि कैसे ट्राइबल्स वेरी करते हैं। ट्राइबल्स में रेशियल एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब जेनेटिक्स की बात करें, बायो में हमने रेशियल एलिमेंट्स को बता दिया कि क्या क्या उनमें रेशियल एलिमेंट्स हैं। तो आप जब आप इनको स्टडी करते हैं तो हम जेनेटिक्स की बात करें तो अब ये बेसिकली अब जो जेनेटिक स्टडीज हैं, है ना, अब लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक स्टडीज को दोबारा से इसको स्टडी करेंगे, है ना। तो बेसिकली अब इनमें हैप्लो ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है इनमें, और डिफरेंट इनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वाई डीएनए है। तो वेरिएशन है इनकी और मैच करता है इंडियन पॉपुलेशन के साथ। तो अब लैंग्विस्टिक की बात करें तो लिंग्विस्टिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डाइवर्स लैंग्वेज स्पोक करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स। तो आप इंडो आर्यन जो स्पोक करते हैं, इंडो आर्यन में आ जाती है भिल हो गया, बिल, गुज्जर और गरासिया। तिब्बतो बर्मीज सिनो तिब्बतन लैंग्वेज ग्रुप में आ जाती हैं गारो, खासी, नागा, बोडो, लेप्चा। द्रविडियन में आ जाते हैं सेंट्रल इंडियन और साउथ इंडियन के ट्राइब्स, पंडियंस, गोंडी, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, मुंडा ग्रुप जिसको हम सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स भी है, संतल मुंडा हो। तो संकर ग्रुप जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप है, द्राविडियन ग्रुप है। तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं ये डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। तो जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है, इसमें सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स आते हैं। साउथ इंडिया के ट्राइब्स कौन कौन से हैं? पनियास, एरोलास। वेस्टर्न इंडिया के, नॉर्दर्न इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के बिल्स हैं, गुजर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, हिमालयन रीजन के नागा हैं, मिजो हैं, लिप्चा हैं, बोडो हैं। ओके। तो जैसे कुछ ट्राइब्स की
लैंग्वेजेस हैं, आइसोलेट लैंग्वेजेस हैं, जैसे ओंगी है, जरावा है, सेंटिनलीज है। तो अब देखा जाए कि लैंग्वेजेस क्या है, उनकी आइडेंटिटी है, तभी तो लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट्स बनाई गई हैं। तो ये क्योंकि लैंग्वेज को ये आइडेंटिटी को मानते हैं, इसीलिए लैंग्वेज की वजह से रीजनलिज्म की फीलिंग भी आ जाती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो डेंजर्ड हैं, तो ये रीजनलिज्म की फीलिंग भी आ जाती हैं, और ये इनकी आइडेंटिटी भी है। तो इनका ओरल ही इनकी कोई रिटन स्क्रिप्ट तो है नहीं इनकी लैंग्वेजेस की, ओरल ट्रेडिशन ही आपको इनकी लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स हैं, ठीक है, जरावा है, बिरहोर है, चेंचू है, जुआंग्स हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जुम है, असम में है, ये नागास है, मिजोस है, पैस्ट्रोलिज्म है, टोडास है, गुजर्स है, सिंपल सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट में मैंने बताया आपको गॉन्ड्स है, संथल्स है, पेस्टोरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, फॉरेस्ट की कलेक्शन करते हैं, बैगा है, भिल है। तो अब ये वेस्टर्नाइजेशन के आने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से, मॉडर्नाइजेशन के आने से अब इनकी जो है ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन आप देखते हो, लेबर्स का काम कर रहे हैं, माइनिंग में काम कर रहे हैं, सर्विस में काम कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, इनका किनशिप बेस्ड ये कम्युनिटीज होती हैं, मैरिज रिचुअल्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं, फैमिलीज इनकी में टाइप्स ऑफ फैमिलीज इनमें एग्जिस्ट करती है, मैट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल फैमिलीज, मैट्री लोकल फैमिलीज इनमें होती हैं। इग्लिटेरियन इनका सोशल सिस्टम है। अब देखोगे इग्लिटेरियन इनका सोशल सिस्टम्स है। तो अब ये वहाँ पे लोकल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए काउंसिल्स होती हैं, ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं। वहाँ पे चीफ डम होता है, हेडमैन होता है। रिलीजियस और बिलीव्स की बात करें, एनिमिस्टिक बिलीव होता है इनका, सुपर नेचुरल फोर्सेस पे बिलीव करते हैं, एनिमिज्म में बिलीव करते हैं, एनिमिटिज्म इनका फॉर्म ऑफ रिलीजन है। अब देखा जाए तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है। तो टोटम रिचुअल्स जो है इनके यूनिक है, टोटमिज्म में इनमें होता है। लो लिटरेसी है, क्योंकि ये आइसोलेशन में रहे, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं इनके लिए, ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, हेल्थ इनकी malnutrition से अफेक्टेड है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें, अब इनके वो भी मैंने बताया आपको, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर एजुकेशनल एंड हेल्थ है, रिलीजियस एंड बिलीव्स है, सोशल स्ट्रक्चर की बात हमने की। तो अलग अलग इनकी लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो आपने इसको डिटेल में बताना है, में जो रेशियल ग्रुप्स हैं वो आपने बताने हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बताना है आपने। बिल है, गरासिया है, बिरहोर है, चेंचू है, बिल है, बैगा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सिंपल सेटल्ड एग्रीकल्चर में गॉन्स है, संथल्स है, पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी है। तो एंडोगेमस है, ट्राइब्स में ट्राइब्स में एंडोगेमस है और क्लैंस में एक्सोगेमस है। सोशल स्ट्रक्चर, तो ट्राइबल आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से जो अफेक्टेड होते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट से अफेक्टेड होते हैं, लिटरेसी हेल्थ से अफेक्टेड होते हैं, लिटरेसी लेवल लो है ड्यू टू आइसोलेशन। ओके,
तो फॉरेस्ट लॉस हो जाती है, हंगर है, पॉवर्टी है। तो हम ट्राइब्स की बात करें तो ये अब कुछ इकोलॉजिकल जोन्स में इनकी कंसंट्रेशन है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें, नागा है, मिजो है, खासी है, देन गारो है, बोडो है, लक्चास है। सेंट्रल मिडिल जोन में गॉन्स है, संतल्स है, हो है, मुंडा है, बैगा है, बिल्स है। साउथर्न जोन में टोडा है, कोया है, चिंचूस है, कुरुम्बा है, इरुला है। वेस्टर्न जोन में बिल्स है, गरासिया है, वारली है, कोया है, कोकना है। नॉर्थ एंड हिमालयन जोन में बोटिया है, गुजर्स हैं, लेप्चास हैं। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ग्रेट अंडमानीज है, ओंगीज है, जरावास है, सेंटिनलीज है, लेप्चास है, बोटियास है, जौनसरी है, गुजर है। बोटिया हो गए, लेप्चास हो गए, जौनसरी है, गुजर है। बोटिया, लेप्चा, जौनसरी, गुजर, ये ट्राइब्स हमारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इंडिया में। इन ट्राइब्स को आपने बताना है कि सोशल ग्रुप है ये एक। यहाँ पे आपको सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस इनके मिलते हैं, इनका आपको लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी मिलती है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी हम पढ़ते हैं, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन है। तो बिलीव्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, और रिलीजन क्या है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, लिंग्विस्टिक फीचर्स की बात करें। ओके, तो आपने इनको देखना है, समझना है ना। तो यहाँ पे अब हुआ क्या है, बेसिकली हम बात करें तो जब हमने बायोलॉजिकल ग्रुप्स की बात की, ठीक है, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात की, तो डाइवर्स जेनेटिक ग्रुप्स है ये। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की होने के कारण, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने के कारण, आइसोलेशन होने के कारण, एंडोगेमी होने के कारण, तो इनमें आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंस इनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, ब्लड ग्रुप्स इनमें डिफरेंट दिखते हैं, जेनेटिक मार्कर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिजीज की फ्रिक्वेंसी डिफरेंसेस आती हैं। तो ये डाइवर्सिटी के कारण क्या है, माइग्रेशन हुई है, आइसोलेशन है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, और जीन फ्लो लिमिटेड हुआ है। तो बायोजेनेटिक देखो, एक तो मैंने बताया कि एक तो इनकी जो अपनी कल्चरल प्रैक्टिस है, क्या कारण है कि इनमें ये डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है ट्राइबल ग्रुप्स में। आप देखते हैं अलग अलग ट्राइबल ग्रुप में डाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि इनकी अगर आप कल्चरल प्रैक्टिसेस देखें तो ये एंडोगेमी करते हैं प्रैक्टिस, एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो टोटिमिज्म है इनका, तो उसकी वजह से जीन फ्लो इनमें लिमिटेड होता है। तो अब होता क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन की बात करें तो क्लाइमेट में अडेप्टेबिलिटी देखनी होती है। तो अल्टीट्यूड है, क्लाइमेट है, डाइट है, वो सारा क्या करता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करता है। बेटा ये आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें करनी पड़ेगी। बायोलॉजिकल सिचुएशन इन इंडिया, इसमें डिफरेंट इकोलॉजिकल अडेप्टेशन अलग होती है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन इनमें अलग होती है, आइसोलेशन है, एंशियंट माइग्रेशन है, सोशल टैबूज है, तो नेचुरल सिलेक्शन है, तो माइग्रेशन है, एडमिक्सचर है, एंडोगेमी है,
ज्योग्राफिक आइसोलेशन है ना। तो इससे क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है, जेनेटिक डिस्टिंक्ट जेनेटिक पूल्स इनमें देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, इसको मैं बता चुका हूँ टाइम एंड अगेन, मैं आपके आइडियाज आपको रिवाइज कराता रहता हूँ गाइस। आपको आप कुछ डाउट में लग रहे हैं? हम्म ओके, देन हम डिस्कस करते हैं। तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन की बात अगर हम करें, तो वो तो है कि क्यों है वहां पे बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्यों है। हम्म? तो बायोलॉजिकल ग्रुप्स की मैंने बात बताई आपको, क्या होते हैं, ठीक है। फेयर टॉल होते हैं, फेयर होते हैं, शॉर्ट हाइट के होते हैं, स्टेचर हाइट होता है, ब्रॉड नोज होता है, मीडियम नोज होता है इनका, है ना। तो ये एक रेशियल एलिमेंट्स है। जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डिफरेंट एबीओ ब्लड ग्रुप्स हैं, एमएन सिस्टम है, आरएच सिस्टम है। अब देखा जाए तो भिल, गॉन्स, नागास, मिजोस जो है, इनमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है ए की, ए ब्लड ग्रुप की। तो अब विल, गॉन्ड, संथल, मुंडा, जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है, इनमें बी और ओ ग्रुप की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न के ट्राइब्स हैं, उनमें ए ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और आर एच डोमिनेंट ही होता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जो स्टडीज हुई है, इनकी जो ब्लड ग्रुप्स के ऊपर स्टडीज हुई हैं, वो जेनेटिक हिट्रोजिनिटी दिखाता है कि इनमें जलीलीज अलग अलग हैं, जीन्स अलग अलग हैं, जो कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को कोड करते हैं, और रीजनल क्लस्टरिंग यहाँ पे देखते हैं इनमें। ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म है, फिर हेमोग्लोबिन इंजाइम वेरिएंट्स हैं, हेमोग्लोबिन की बात करें तो सिकल सेल ट्रेट जो है, आपको जो मलेरिया रेसिस्टेंट बनाता है, वो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आपको ये देखने को मिलेगा। वहां पे है G6PD जो है, ये भी ट्राइब्स में आपको मिलेगा, ये भी मलेरियल रेजिस्टेंट है, एडेप्टेशन है G6PD, सिकल सेल ट्रेट, हेमोग्लोबिन एंड एंजाइम वेरिएशन। थैलासीमिया भी आपको सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में मिलेगा। एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आपको पॉलीफॉर्म्स मिलती हैं एंजाइम्स की। तो ये भी आपको इसमें रीजनल वेरिएशंस मिलती हैं एज फार एज एंजाइम्स आर कंसर्न, एज फार एज ब्लड ग्रुप्स आर कंसर्न, एज फार एज sickle cell trait is concerned, as well as thalassemia is concerned, as far as G6PD is concerned। तो ये हम बात कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी में, हमने ब्लड ग्रुप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, हमने एंजाइम वेरिएंट, हेमोग्लोबिन वेरिएंट्स की बात करी, एचएलए एंड जेनेटिक मार्कर्स की स्टडी। एचएलए मुझे भी डिपिक्ट करती है रीजनल वेरिएशन। ओके, तो इससे हमें पता चलता है, किनशिप स्टडीज को हम अंजाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, तो अब देखा जाए तो जो जो वाई क्रोमोसोमल स्टडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडीज हैं, तो जो एंशियंट लीनिएजेस है, ठीक है, एम हो गया, आर हो गया, एच हो गया, हैप्लो ग्रुप्स, तो ये फाउंड है ट्राइब्स में। तो जेनेटिक डिस्टेंस क्या है, तो जेनेटिक इनकी रीजनल अडेप्टेशन है, मल्टीपल इनका ओरिजिन्स है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड्स हैं, अडेप्टेशन है, बायो कल्चरल ट्रेड्स के, बायो ट्रेड्स, बायोलॉजिकल ट्रेड्स कौन से होते हैं वो भी मैंने बताया कि अडेप्टेशन के साथ
बायोकल्चरल अडेप्टेशन। तो अब बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब बायो देखो, कल्चरल जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण वो बायोलॉजी डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखते हैं, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं ड्यू टू कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो क्लैन एक्सोगेमी है, एंडोगेमी है, टोटेमिज्म है। तो इससे हमें एंशियंट माइग्रेशंस का पता चलता है। तो ये कोई सिंगल इनके एंसेस्टर्स नहीं थे, ये डाइवर्स इनके एंसेस्टर्स थे। तो अब पब्लिक हेल्थ के लिए इसका रेलिवेंस है, इसका माइग्रेशन को स्टडी हम कर पाते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन हम स्टडी कर पाते हैं, अडेप्टेबिलिटी को स्टडी कर पाते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, यूनिक जेनेटिक पोल, तो इनको हमने स्टडी करना है। मॉडर्न मार्कर्स, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है? तो बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, बायोकल्चरल अडेप्टेशन का पता चलता है। तो ये हम इनको देखते हैं। तो सिकल सेल ट्राइट की बात अगर हम करें, तो आप देखोगे कि जो ट्राइब्स की हमने ट्राइबल सिचुएशन की बात करी, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करी, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, हेल्थ हमने स्टडी किया, कल्चर हमने स्टडी किया, लिटरेसी हमने स्टडी किया, हमने और हमने जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमने डिस्कस की, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ट्राइब्स के बारे में हमने स्टडी की। इनमें अलग अलग ब्लड ग्रुप्स मिलता है। ओ ए ब्लड ग्रुप आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स में, G6PD की डेफिशिएंसी आपको मिलेगी ट्राइब्स में, आपको थैलासीमिया मिलेगा ट्राइब्स में, आपको जो सिकल सेल ट्रेट भी मिलेंगे ट्राइब्स में। ये बेसिकली होता क्या है सिकल सेल ट्रेट? इसमें ये यहाँ पे मलेरिया ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ पे जीन्स में, ह्यूमन बॉडी में सिकल सेल ट्रेट डेवलप हो जाता है और इनको मलेरिया से रेजिस्टेंट बना देता है। तो सिकल सेल ट्राइब, तो ये आपको जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं, बॉन्ड्स, संथल, गॉन्स, संथल्स, बेगास, ठीक है। तो ये हेमोग्लोबिन होता क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर जो एक कॉपी हो इस जीन की, तो मलेरिया से रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इससे अगर दो कॉपीज हों जीन्स की, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सीरियस ब्लड डिजीज। तो कैसे ह्यूमन जो है वो कल्चर से बायो अडेप्टेशन करता है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो बायोलॉजिकली अडेप्ट करता है, कल्चर के साथ बायोलॉजिकली अडेप्टेशन कैसे होती है उसकी। तो ये भी एंजाइम है, ये भी रेड ब्लड सेल्स में मिलता है। तो ये भी आपको ट्राइब्स में मिलेगा, ये भी प्रोटेक्शन देता है, लो लेवल होता है इस एंजाइम का। तो लेकिन ये हो सकता है कि अनीमिया हो जाए, लेकिन कुछ अगर फूड खाएं तो ये अगर है बॉडी में प्रेजेंट G6PD, तो एनीमिया हो जाएगा, बट इसकी लो होने की वजह से ये मलेरिया से रेजिस्टेंट है, लो लेवल्स ऑफ दिस एंजाइम नेचुरली है। डेफिशिएंसी भी प्रोटेक्शन देती है। तो मलेरिया प्रोन इन्वायरमेंट में ये अडेप्टेशन हो रही है। थैलासीमिया क्या है? बेसिकली बॉडी जो है हेमोग्लोबिन नहीं बनाता है, ब्लड डिसऑर्डर है। जिनके पास एक जीन होता है मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये
जीन स्टे रहता है ह्यूमन बॉडी में, सिकल सेल ट्रेट, थैलासीमिया, G6PD, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ट्राइब्स जो हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करते हैं। तो HLA DNA मार्कर स्टडीज की बात करें, HLA हमने पढ़ा है कि ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये भी वेरिएबिलिटी आती है इसमें भी डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स में। तो इससे हम स्टडी कर पाते हैं किनशिप स्टडीज, फैमिली स्टडीज, ओके, evolutionary studies, mitochondrial DNA, mtRNA is passed from mother to child। तो वाई क्रोमोसोम्स जो है वो पास करता है फादर टू सन। तो इससे भी हमें डीप एंसेस्ट्री का पता चलता है। अब इंडियन ट्राइब्स में ओल्ड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टाइप्स हैं, हैप्लोग्रुप्स MRH, ये ओल्ड हैप्लोग्रुप्स जो हैं ये पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये पुरानी लीनिएजेस हैं, ये पुराने ये जो है जेनेटिक सिस्टम्स हैं, ओल्ड डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीन्स, ओल्ड MRH, ये आपको यहाँ पे पॉपुलेशन में ओल्ड MRH पॉपुलेशन में आपको ये जीन्स मिले हैं। तो ये ओल्डेस्ट जेनेटिक सिस्टम है। तो जो माइग्रेशन हुई थी इंडिया में अफ्रीका से बाहर, उसमें इंडिया भी था, इंडिया में भी माइग्रेशन होके आए, क्योंकि यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिखा, हैप्लोग्रुप्स एम आर एच। इसको आपने डिटेल में नहीं जाना है, आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने इतना ही याद रखना है, हैप्लोग्रुप्स MRH जो कि ओल्डेस्ट जेनेटिक सिस्टम है, ये हमारी ट्राइबल ग्रुप्स में मिलता है। इससे हमें ये कंक्लूड करते हैं कि जो आउट ऑफ माइग्रेशन थ्योरी हुई थी अफ्रीका से, वो क्या था, उसमें इंडिया में भी आए थे वो। अब जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं, ईस्ट एशियन जेनेटिक लिंक्स हैं उनके, ईस्ट एशियन हैप्लोग्रुप्स सच एज O2A एंड DMI74, ये हैप्लोग्रुप्स आप इन ट्राइब्स में दिखते हैं। तो इनको कनेक्शन किया जाता है ईस्ट एशिया के लोगों के साथ, साउथ ईस्ट के साथ, ये यहाँ से माइग्रेट होके आए होंगे। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जो है, ओल्डेस्ट जो जेनेटिक सिस्टम्स हैं वो इनमें मिलता है, कैरी करते हैं। एंशियंट पॉपुलेशन यहाँ पे है ये। तो इनमें आप देखोगे कि इनमें जेनेटिक फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है। तो हैप्लोग्रुप्स है MRH, ओल्डेस्ट जेनेटिक सिस्टम है, O2A M/7, MD M17 4, ये जीन्स किन में पाए जाते हैं, ये साउथ एशिया की जो पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशिया की, तो ऐसा लगता है कि ये वहां से माइग्रेट हो के आए हैं। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में एंशियंट जेनेटिक सिस्टम्स हमें दिखते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी में इंडिया भी था। तो ओल्डेस्ट जेनेटिक लिंकेज लिनिएजेस हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, HLA सिस्टम है ना, ये वेरी करता है। हम स्टडी कर पाते हैं ह्यूमन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को, किनशिप स्टडीज को, माइग्रेशन को, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन को,
कल्चरल अडेप्टेशन को इंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो नेचुरल वेरिएशंस हैं एडीए, पीजीएम, एसीपी, थैलासीमिया क्या है, ब्लड नहीं बनता है, हेमोग्लोबिन नहीं बनता है ब्लड में, तो ये भी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो ये भी हम ट्राइब्स में दिखा है। G6PD की डेफिशिएंसी भी ट्राइब्स में दिखी है। तो इंजाइम है रेड ब्लड सेल्स में, सिकल सेल ट्रेट, तो इंजाइम वेरिएंट G6PD इंजाइम है, थैलासीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। तो हमने देखा कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करी, ब्लड ग्रुप की बात करी, HLA है, सिकल सेल है, G6PD है, बॉडी प्रोपोर्शनेट टू क्लाइमेट है। तो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, अडेप्टेशन के बारे में पता चलता है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स को हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो गाइस ये जो है, जो हमने देखा कि क्या है बेसिकली, जो थ्योरीज हमने देखी हैं, तो बड़ी सारी जो थ्योरीज हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, कल्चरल थ्योरीज हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट होती है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात अगर हमने करी, बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, सच में जो एज होती है इंसान की, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज, एंड बायोलॉजिकल एज इज लाइफस्टाइल कैसा है उसका, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की हमने, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की, सोमैटोटाइप्स की बात करें हमने, हीट एंड काथन मेथड, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी, प्राची टाइप, उसमें हम बॉडी की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं, बॉडी की हाइट क्या है, बॉडी का वेट क्या है, बॉडी का प्रोपोर्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है बॉडी की में, मस्कुलैरिटी है, फैट है, बोन मास कितना है। तो शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन है एंडोमॉर्फी, एक्सोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी मीन्स मोटा इंसान, मिजोमॉर्फी मीन्स मीडियम, एक्टोमॉर्फी मीन्स थिन और टॉल। हीट एंड कार्टन मेथड है। ओके, तो डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी किए हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हम करते हैं, ग्रोथ को स्टडी करते हैं, हम एक पॉपुलेशन ग्रुप को स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो हम एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग एज के ग्रुप हम स्टडी करते हैं, तो हम ग्रोथ को स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न को स्टडी करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको हम स्टडी कर पाते हैं। क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एंथ्रोपोमेट्रिक टेक्निक है, एंथ्रोपोमेट्रिक टेक्निक्स हैं, बॉडी वेट, बॉडी हाइट, लिम्ब प्रोपोर्शन है, एंथ्रोपोमेट्रिक टेक्निक है ना। हाइट, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, हाइट, वेट, लिम्ब लेंथ क्या है, स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी है, ग्रोथ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड्स, बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, डेंटल स्केल्टन मेथड्स हम करते हैं स्टडी, डेंटल एक्सरे करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, डिटरमिन एक्सरे ऑफ रिस्ट बोन्स, बोन एज, रेडियोग्राफी है, डेंटल स्टडीज है, स्केल्टन मेथड्स हैं, बायोकेमिकल मार्कर्स हैं, 3D स्क्रीनिंग है। तो बायोलॉजिकल
क्रोनोलॉजिकल एक्चुअल ईयर्स, कितने ईयर्स तक एक्चुअली लिव किया है इंसान ने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे मैंने बताया 32 साल थी 1947 में, अब जाके 71 ईयर हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये एडवांसमेंट है साइंस में, ये साइंटिफिक टेम्पर की वजह से हुआ है। तो बॉडी फॉर्म्स, बॉडी टाइप्स, तो ग्रोथ को स्टडी करना है, किस तरह से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इम्पैक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ओके, तो ये डिस्कशन शीट एंड कार्टर मेथड है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ली इन्होंने, सोमैटोटाइप्स की, शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन है कि आपको ओवरऑल बॉडी फॉर्म कैसी है, बॉडी फॉर्म इट इज द ऑफ एन इंडिविजुअल, बॉडी फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल, ओवरऑल फिजिकल बिल्ड कैसा है उसका, और बॉडी फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि फैक्टर्स हमने स्टडी करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं, जीन से ही तो होता है आपकी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा। तो वेरिएशन जो आती है पॉपुलेशन में ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स है, वेरिएशन। तो डिफरेंट एलीलीज हैं जीन्स के, जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक स्टडीज शो हुई हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो क्लाइमेट है, ज्योग्राफी है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स है। तो कैसी बॉडी होगी कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट क्लाइमेट में, हायर एल्टीट्यूड में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, वो ये फैक्टर्स में आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बायोकेमिकल फैक्टर्स में टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायराक्सिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स ग्रोथ थ्रू हार्मोन्स, ग्रोथ होती है हार्मोन से। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, माल न्यूट्रिशन है तो अगर क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, लो वेट होगा, शॉर्ट हाइट होगी, ओवर न्यूट्रिशन होगा तो ओबेसिटी होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। तो कैसे न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी से हम पढ़ते हैं कि किस तरह से फूड टैबू, डाइट, कल्चरल फूड टैबूस ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करते हैं। बिलीव्स क्या है, कौन से फूड बैन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो बिलीव्स कैसा है, प्रैक्टिसेस कैसी हैं, सोशल नॉर्म्स कैसे हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिपेंड करता है। लेट स्पेसिंग कितनी है मैरिजेस में, ये भी डिपेंड करता है भैया। बहुत सारे फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिपेंड कराते हैं। तो कल्चर फैक्टर्स भी है, सोशल फैक्टर्स भी है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, एक ये क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, बायोकेमिकल फैक्टर्स भी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है, तो कल्चरल फैक्टर्स भी है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। आपका रहन सहन क्या था, लिविंग कंडीशन कैसी है, एजुकेशन कैसा है आपका, सोशियो इकोनॉमिक, तो इनकम, ऑक्यूपेशन, ये सारा डिटरमाइन करता है कि आप
क्या एसेसिबिलिटी है, आपके पास रिसोर्सेज की एसेसिबिलिटी हो जाती है। अगर आप इनकम आपकी ज़्यादा है तो रिसोर्सेज एसेसिबिलिटी हो जाएगी, हेल्थ केयर में एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारे फैक्टर्स मिला के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो गाइस हम जैसे ही देख ही रहे थे कि क्या क्या स्टडीज हुई हैं, क्या क्या मेथडोलॉजीज अडॉप्ट की गई हैं ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में, तो वो बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटीज़ को, डेवलपमेंट होती है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स का पता चलता है। तो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वेल्थियर फैमिलीज होगी तो फूड भी उनको मिल जाएगा, हाउस क्लीन हाउसिंग मिल जाएगी, मेडिकल केयर भी उनको मिल जाएगा। एजुकेशन है तो वो बेटर चाइल्ड केयर करेंगी। ठीक है। अब लेबर ज़्यादा है, ऑक्यूपेशनल hazards हैं, तो वो भी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी पैटर्न्स, ये सब इम्पैक्ट करते हैं। तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज हुई हैं तो जो हायर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं वो टॉल होते हैं और हेल्दियर होते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, डिफरेंसेस आ जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इंटरेक्शन होता है फैक्टर, इंटरेक्शन इंटरेक्टिबिलिटी भी है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, हेल्थ डिस्पैरिटी, ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इन सब चीज़ों को पढ़ना है। क्रोनोलॉजिकल लॉन्गिविटी क्या है, बायोलॉजिकल लॉन्गिविटी क्या है, ह्यूमन फिजिक्स मेटोटाइप्स क्या है। तो ये गाइस देखा आपने, मैंने बताया है आपको कि हमने जो एंथ्रोपोलॉजी के कोर टॉपिक्स हैं, प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी, उसकी स्टेजेस हमने पढ़ी, हमने प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन पढ़ी, एवोल्यूशन कैसे हुआ कल्चर एंड सिविलाइजेशन का। हमने देखा कि सोशल जो ऑफ ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, है ना, ट्राइब्स की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वेल्थियर चिल्ड्रन, वेल्थियर पेरेंट्स क्या इम्पैक्ट कर पाते हैं। तो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, डिस्कशन की है इस वीडियो में गाइस। तो आपने इनको पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी है, कल्चर को स्टडी करना है आपने। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ट्राइब सिचुएशन इन इंडिया हमने पढ़ी, क्या लैंग्वेजेस बोलते हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है ट्राइब्स का, वो हमने देखा है। इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी है, कैसे अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और फिर उनमें जेनेटिक पूल बनता है, डाइवर्स जेनेटिक पूल है, कैसे वो ज्योग्राफिक आइसोलेशन में रहे हैं, एंडोगैमी वो प्रैक्टिस करते हैं, क्लैन में एक्सोगैमी प्रैक्टिस करते हैं। तो जेनेटिक पूल जो है वो उनका डाइवर्स होता है, उनसे पता चलता है कि इनमें पुराने जो है जेनेटिक सिस्टम इनमें थे, तो इनके जो जीन्स जो हैं, जैसे HLA सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, वो डाइवर्स है पॉपुलेशन ग्रुप्स में। वैसे ही जो जेनेटिक सिस्टम है वो साउथ ईस्ट एशिया से मिलता है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स का,
तो ये हम स्ट्राइड्स को स्टडी कर पाते हैं, हमारी माइग्रेशन को स्टडी कर पाते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी कर पाते हैं, अडेप्टिव इकोलॉजिकल ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी को स्टडी कर पाते हैं, फैक्टर्स को स्टडी कर पाते हैं, कैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को हमने डिस्कस करा गाइस। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, मेरे को बताइए मैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँ, मेरे को बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। डिस्कशन करिए आप मेरे साथ, क्वेश्चंस पूछिए, नेटवर्क बनाइए आप मेरे साथ, हम डिस्कस करेंगे, टुगेदर वी कैन क्रिएट वंडर्स गाइस। तो इस चैनल में हम जहाँ तक ही, इस वीडियो में हम जहाँ तक ही बनेंगे, बनाएंगे और रहेंगे। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।